दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेस 2023 में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्लास 12th के हर एक स्टूडेंट के लिए जो कि मैथ साइड और बायो साइड से पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपका 12th का फिजिक्स का नया कोर्स आज से स्टार्ट होने वाला है और यह आपके फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। और फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है फिजिक्स का, आप जैसा कि जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और दोस्तों इस बार का बैच आपका इस प्रकार एकदम सिस्टम से एकदम प्रोग्रामिंग किया गया है कि आपका सारा वीडियो जो मतलब हर एक चैप्टर का लेक्चर वाइज लेक्चर वीडियो, वन शॉट वीडियो, PDF सॉल्यूशंस सब आपको इस बार फ्री दिया जाएगा, एकदम फ्री में। और आपको किस प्रकार PDF कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो आपको वीडियो के अंत में बताया जाएगा। पर दोस्तों आपको हर एक लेक्चर देखना है जो कि आपको यूट्यूब पे ही फ्री अपलोडेड मिलेंगे, क्लियर है। और आपको पूरे हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक का एकदम डीप गहराई से आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से, लॉजिकल तरीके से हर एक टॉपिक समझाया जाएगा। और दोस्तों जिस भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम होगी, नहीं समझ में आएगा, तो वह कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेगा, क्योंकि अगले लेक्चर में उसके कमेंट को, उसके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। और आपको प्रॉपर तरीके से हर एक नोट्स भी मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वीडियो को अंत में बताया जाएगा। इसलिए कोई भी स्टूडेंट्स वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि इस बार 12th में टॉप करना है। तो बेस से एकदम शुरू से आपको तैयारी करनी है, जो कि तैयारी आपकी मैं करा रहा हूं। तो क्लियर है? तो क्या बोलती पब्लिक, रेडी है? तो आइए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्या अध्ययन करेंगे हम लोग? आज की क्लास में यह जानेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, मतलब विद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो उसमें पहला क्वेश्चन तो हमारा यही होना चाहिए कि विद्युत आवेश क्या है, वैद्युत आवेश क्या है। आप वैद्युत कहिए या विद्युत कहिए, दोनों का सेंस एक ही होता है, क्लियर है ना। विद्युत आवेश क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। और दूसरे टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि घर्षण विद्युत क्या है, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी क्या है। और फिर हम लोग जानेंगे विद्युत आवेश के प्रकार के बारे में, एकदम अच्छी प्रकार से चर्चा करेंगे और हर एक टॉपिक को एकदम अच्छी प्रकार से लॉजिकल तरीके से समझते हुए चलेंगे, क्लियर है। और सबसे पहले हम लोग विद्युत आवेश से पहले हम लोग एक टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इससे कनेक्टेड है, वो है हमारा क्या है, स्थिर वैद्युत। क्या है? स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों पहले जानते हैं हम लोग कि स्थिर वैद्युत क्या है। स्थिर विद्युत आवेश, तो पहले इसके डिफिनेशन को पढ़ते हैं फिर उसको समझते हैं। क्या है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों और उससे संबंधित विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, विद्युत धारिता और विद्युत ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत कहलाता है। क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो समझिए, एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा रहा हूँ कि स्थिर विद्युत आवेश क्या है। जैसे कि दोस्तों फर्स्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि शुष्क मौसम में स्वेटर या संश्लेषित वस्त्रों को शरीर से उतारने पर चर चर की ध्वनि का उत्पन्न होना तथा कभी कभी चिंगारियों का दिखाई देना। अगर दोस्तों आप लोग कभी भी इस एग्जाम्पल को कभी मतलब आप महसूस नहीं किए हैं, फिजिकल तरीके से नहीं ट्राई किए हैं, तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। ठंडी के मौसम में, जाड़े के दिनों में अगर आप स्वेटर वेटर पहनते हैं, तो जब स्वेटर को दोस्तों मतलब काफ़ी दिन तक ठंडी में कौन नहाता है, आप खुद जानते होंगे, बहुत कम लोग नहाते हैं, मतलब 2-2 दिन 3-3 दिन बाद नहाते हैं, गैप दे देकर नहाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों जब आप 2-2 दिन 3-3 दिन का गैप देकर नहाते हैं ना, जब स्वेटर को अपने शरीर से जब उसको उतारते हैं दोस्तों, तो चर चर की ध्वनि उत्पन्न होती है। कभी गौर करिएगा इसको। और दोस्तों जब चर चर की ध्वनि उत्पन्न होती है तो उस समय कुछ चिंगारी दिखाई देती है। दोस्तों जो चिंगारी दिखाई देती है ना, वही हमारा स्थिर विद्युत आवेश है, जो कि एक स्थिर रहता है और वह मूवेबल होता है। कब होता है? जब उनमें घर्षण उत्पन्न होता है, क्लियर है ना। घर्षण उत्पन्न होगा जब आप उसको अपने बदन से उतारेंगे, शरीर से उतारेंगे। नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि विद्युत विसर्जन के कारण आकाश में गर्जन के समय तड़ित का दिखाई देना। ये तो एकदम कॉमन एग्जांपल सभी जानते होंगे कि जब कभी मतलब वर्षा होती है, बरसात होता है, बारिश होता है, तो मतलब बिजली बहुत तेज कड़कता है, तो आकाश में जो चमकता है ना, वही हमारा स्थिर विद्युत है, वही हमारा स्थिर विद्युत आवेश है। क्या है? स्थिर विद्युत आवेश है, जो कि विद्युत विसर्जन के कारण क्या होता है, आकाश में जब गर्जन होती है तो वहाँ पे तड़ित के रूप में दिखाई देता है, मतलब जो चमकता है। सब कहते हैं कि बिजली चमकी, बिजली चमकी, तो हाँ, जो बिजली चमकती है ना, वही हमारा स्थिर विद्युत आवेश है, जो कि हमें दिखाई देता है। क्लियर है? और दोस्तों एक और एग्जांपल इसके जरिए आप इसको और अच्छी प्रकार से क्लियर कर सकते हैं। वह एग्जांपल दोस्तों यह है, इसको आप कभी गौर किए होंगे कि अगर आप कभी बस में बैठे होंगे तो बस की सीट पर अगर मतलब ब्रेक लेता है ड्राइवर, तो आप खिसक कर उसके आगे जो लोहे की छड़ होती है, अगर आप उसको पकड़ते हैं झटके में, तो आपको थोड़ा झटके का अनुभव होता है, झटके का अनुभव होता है दोस्तों। तो उस समय जो विद्युत आपको मतलब झटके का अनुभव कराता है, वही आपका स्थिर विद्युत आवेश होता है। क्या होता है? स्थिर विद्युत आवेश होता है। क्लियर है? चौथे एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं। टेलीविजन या कंप्यूटर के मॉनिटर के नज़दीक अपनी हथेली
या इस्त्री जो होता है, प्रेस होता है, क्या इस मतलब हथेली इस्त्री किया कागज लाने पर कड़क की ध्वनि, क्या लिखा है, कड़क की ध्वनि का उत्पन्न होना या कागज का मॉनिटर की ओर आकर्षित होना, यही सब हमारा स्थिर विद्युत कहलाता है। क्लियर है। तो स्थिर विद्युत तो आपको क्लियर हो गया कि स्थिर विद्युत क्या है। क्लियर है ना। तो आइए दोस्तों अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि विद्युत आवेश क्या है। अब हम लोग विद्युत आवेश के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम लोग स्थिर विद्युत आवेश के बारे में जान चुके हैं। स्थिर विद्युत आवेश वह आवेश होता है जो कि मतलब संचित होता है, उसके एग्जाम्पल को देखकर आप समझ चुके हैं। और इसमें जो इसका मैं डिफिनेशन बताया हूँ ना कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों और उससे संबंधित विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, विद्युत धारिता, विद्युत ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत कहलाता है। दोस्तों यह सब जितना भी टॉपिक है, इसमें क्या क्या टॉपिक है, विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, विद्युत धारिता, विद्युत ऊर्जा, और यह सब जितना भी टॉपिक है ना, यह सब आपको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर में ये सबको एकदम अच्छे से एकदम गहराई में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यही सब चैप्टर ये है आपका अगला। क्लियर है। तो तब तक के लिए यहाँ तक को आपको समझ में आ चुका होगा, मुझे उम्मीद है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट को जरूर देखूंगा। और अगला लेक्चर जो लेक्चर हमारा सेकंड आएगा, उसमें आपको डाउट के सॉल्व को, इस टॉपिक को फिर से पुनः समझाने का प्रयास करूंगा, पर आपका जो डाउट रहेगा उस डाउट को जरूर कमेंट करिएगा। तो आइए हम जानते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश के जानेंगे कि विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज मीन्स होता है आवेश, इलेक्ट्रिक मीन्स होता है विद्युत, जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं। क्लियर है। नहीं जान रहे हैं तो अब तो जान ही चुके होंगे कि विद्युत आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आइए जानते हैं विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश बहुत ही सिंपल चीज़ है कि विद्युत आवेश एक भौतिक राशि होती है। क्या होती है, एक भौतिक राशि होती है, जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युत में मतलब कि आवेशित हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है। अगर नहीं समझ में आया तो पुनः समझने का प्रयास करिए कि विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि, सर्वप्रथम यह जान लीजिए। और दोस्तों विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है और इसे कोई पदार्थ अगर ग्रहण कर लेता है तो वह क्या हो जाता है, वह विद्युन्मय हो जाता है। विद्युन्मय नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब यह समझिए वह आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। जब कोई पदार्थ आवेशित हो जाएगा तो वह क्या करेगा, वह विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करेगा। यही हमारा विद्युत आवेश कहलाएगा। क्लियर है। पुनः एक बार अच्छे से सिस्टमेटिकली समझने का प्रयास करिए। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है, याद भी कर लीजिए, अभी तुरंत एकदम समझते हुए याद भी कर लीजिए कि क्या है। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ क्या हो जाता है, विद्युन्मय हो जाता है या आवेशित हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है। वही हमारा विद्युत आवेश कहलाता है। तो हम लोग विद्युत आवेश को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं। कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, इन दोनों से दर्शाते हैं विद्युत आवेश को। तो विद्युत आवेश बराबर क्या होता है, आइए जान लेते हैं। जैसा कि आप सब दोस्तों जान रहे हैं, I इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, Q अपॉन टी होता है। ये आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। आई क्या है आपका विद्युत धारा है, Q क्या है आपका, जैसा कि अभी बताया हूँ, Q ही आपका विद्युत आवेश है और T क्या है आपका, टाइम है, मतलब कि समय है। तो Q इज इक्वल टू यहाँ से आपको क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू आई टी मिलेगा कि नहीं, आई टी मिलेगा, आई टी आपको, आई टी। तो आई को हम लोग, आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ए से दर्शाते हैं। ऊपर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए से। और टी को कैपिटल टी से दर्शाते हैं। ये इसका क्या होगा, ये इसका वीमा हो गया, ये इसका वीमा हो गया। किसका वीमा हो गया, विद्युत आवेश का। और विद्युत आवेश का फार्मूला क्या है, फार्मूला यहीं पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। कहिए तो इसको थोड़ा कलर में चेंज करके यहाँ पे कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे। देखिए यही आपका वीमा है, क्या है, Q इज इक्वल टू आई टी, ये आपका फार्मूला है विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश बराबर धारा गुणे समय। और इसका वीमा क्या होता है, आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, विमीय सूत्र में इसका वीमा 80 लिखा गया है। 80 कैसे आया है वह भी आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है कि आई विद्युत धारा होता है जिसका मात्रक एम्पियर होता है, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। टी मीन्स टाइम होता है जिसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। 80 इसका वीमा हो गया। क्लियर है। और दोस्तों यह कैसी राशि होती है, इसकी प्रकृति क्या होती है, तो दोस्तों विद्युत आवेश जो होता है यह एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है। इसको एकदम अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। और कुलाम इसका मात्रक होता है। क्या होता है, कुलाम इसका मात्रक होता है। और कुलाम को डिनोट करते दर्शाते हैं कैपिटल सी से, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको विद्युत आवेश तो एकदम अच्छी प्रकार से क्लियर होगा चुका होगा, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं क्लियर तो एक बार पुनः मैं समझा रहा हूँ, पुनः समझने का प्रयास करिए।
विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है। विद्युत आवेश को यदि कोई पदार्थ ग्रहण कर लेता है तो वह क्या हो जाता है? वह आवेशित हो जाता है। क्लियर ना? बातों को सुनिए, डिफिनेशन पर ध्यान तो दीजिए और बातों को सुनिए, आप उसको खुद से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिससे कोई पदार्थ अगर ग्रहण करता है तो वह आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। और दोस्तों वह विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है, वही हमारा विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश बराबर आप जान ही चुके हैं, Q इज इक्वल टू आई टी होता है। आई मीन्स इलेक्ट्रिक होता है, आई मीन्स आपका विद्युत धारा होता है जैसा कि जान ही रहे हैं, और टी आपका टाइम है। इसी से आपका यहाँ पे विमित सूत्र निकल गया है। और यह कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। इसकी प्रकृति क्या है? अदिश है। क्लियर है? तो आइए दोस्तों हम जानेंगे कि घर्षण विद्युत की क्या है, घर्षण द्वारा विद्युत किस प्रकार उत्पन्न होता है उसको बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे विद्युत आवेश के प्रकार के बारे में। हम क्या जानेंगे? घर्षण विद्युत क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो आइए दोस्तों अब समझेंगे घर्षण विद्युत क्या है। बहुत ही सिंपली तरीके से समझेंगे, बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको बस समझना है। क्या करना है? समझना है। इतना लिटरेचर देखकर डरना नहीं है। लिटरेचर पढ़ेंगे तो वो भी लगेगा कितना सिंपल लिखा है, ये तो मुझे आ रहा है। बस यही सोच कर चलना है, ये तो मुझे आ रहा है। यही सोचेंगे तब आपको पक्का आएगा। अगर आप यह सोचेंगे ये तो मुझे आएगा नहीं, ये बड़ा हार्ड है, तब तो कभी नहीं आएगा। क्लियर ना? तो ये सोचिए कि आपको आ रहा है, तो आ रहा है तो किस प्रकार आ रहा है, तो आइए समझेंगे क्या होता है घर्षण विद्युत हमारा। दोस्तों जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने की प्रक्रिया ही घर्षण कहलाती है, जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं। ये सब बचपन में पढ़े हैं, बचपन की चीज़ें हैं, तो ये सब जान ही रहे हैं। घर्षण क्या होता है ना, एक पदार्थ है एक पदार्थ है, जब इन दोनों के बीच घर्षण कराया जाता है, इन दोनों को पास में लाकर रगड़ा जाता है तो घर्षण उत्पन्न होता है। तो वही करा है यहाँ पर कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, मतलब कि घर्षण उत्पन्न कराया जाता है, तो उनमें एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसके कारण हल्की चीज़ों को वह पदार्थ अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इस ऊर्जा को घर्षण विद्युत कहते हैं। बचपन में ट्राई किए होंगे कभी पेन को, जो आप पेन लेते हैं, जिस पेन से लिखते हैं, उस पेन को कभी अपने सर के बालों में रगड़े होंगे और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को चिपकाए होंगे, तो वो चिपकता है। क्या करता है? उसमें चिपकने लगता है। वही उस समय जो रगड़ कर आप उत्पन्न करते हैं ना पेन में, वही आपका घर्षण विद्युत है। कभी आप समझे नहीं है कि किस कारण वो चिपकता है ना, वही आपको समझना है कि वो क्या है अपना, वही आपका घर्षण विद्युत है। तो समझिए इसमें क्या कहा है कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसके कारण हल्की चीज़ें, क्या हल्की चीज़ों को वह पदार्थ अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। क्लियर है? और दोस्तों जिन पदार्थों में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उन्हें विद्युत में मतलब कि आवेशित पदार्थ कहते हैं। मतलब कि अगर यह कोई पेन ही आपका है, एग्जाम्पल के जरिए आप पेन को ही समझते चलिए। जब पेन को अपने बाल में आप रगड़ें तो वह पेन क्या आपका कहलाएगा? वह पेन आपका आवेशित पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आवेशित पदार्थ। या आप उसी को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? विद्युन्मय या इलेक्ट्रीफाइड। क्लियर है? इंग्लिश में इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं, हिंदी में विद्युन्मय, या उसी को आवेशित कहते हैं, इंग्लिश में इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं, कहा जाता है। और दोस्तों किसी पदार्थ के विद्युत में मतलब आवेशित हो जाने पर यह कहा जा सकता है कि उसने आवेश ग्रहण कर लिया। अतः विद्युन्मय पदार्थ को मतलब आवेशित पदार्थ को आवेशित चार्ज या आवेशित पदार्थ भी कहा जाता है। मतलब कोई पदार्थ है, वही पेन ही है आपका, या मान के चलिए आपका पेन ही है। जब यह पेन आपको आप अपने बाल में, या बाल है आपका, बाल में रगड़ें तो यह पेन क्या हो गया? यह पेन आपका आवेशित हो गया और छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। ऐसा आपके छोटे छोटे टुकड़े हैं, आकर्षित करने लगा। तो जब आप बाल में रगड़ें, यहाँ पे बाल में रगड़ने की प्रक्रिया हुई, यह आपका बाल है, जब बाल में आप अपने रगड़े सर के बाल में, तो यहाँ पे एक प्रक्रिया ऐसी हुई, क्या हुई? घर्षण हुई, आपके बाल से घर्षण हुआ और इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ, इलेक्ट्रॉनों का आवेशों का आदान प्रदान हुआ, जिसके कारण आपके पेन में आवेश उत्पन्न हो गए और वह छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने लगे। यही आपका क्या है? यही आपका घर्षण विद्युत है। क्लियर है ना? समझ में आ चुका होगा मुझे उम्मीद है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। फिर से आपको दूसरे तरीके से समझाने का मैं अगले भी लेक्चर में प्रयास जरूर करूंगा। अगर समझ में आएगा तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा। तो आइए दोस्तों हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक ये कि विद्युत आवेश के प्रकार क्या होते हैं। विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? तो विद्युत आवेश जो होता है ना, वह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार क्या होता है? धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। धन आवेश, धन मीन्स पॉजिटिव, आवेश मीन्स चार्ज। धन आवेश हमारा पहला प्रकार होता है। और दूसरा प्रकार होता है दोस्तों, क्या होता है दूसरा हमारा? दूसरा अंदाजा तो लगा ही चुके होंगे, दूसरा आपका होगा ऋण आवेश। क्या होगा? ऋण आवेश। तो आइए पहले हम जानेंगे कि धन आवेश क्या होता है। धन आवेश क्या होता है, एकदम सिंपली तरीके से समझते हुए चलेंगे। आपको एकदम हर एक टॉपिक को एकदम चित्र के जरिए, फिगर के जरिए भी क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो धन आवेश क्या है हमारा? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण
उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। मतलब कि दोस्तों समझिए, यह कोई पदार्थ है आपका, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तभी ना किसी चीज़ में कमी होगी। मतलब जैसे कि समझिए, यह कोई थाली है, इस थाली में खाना रखा गया है, अगर इस थाली में से किसी खाने को आप निकालेंगे तो इस थाली के खाने में कमी होगी कि नहीं। इस थाली में जितने भोजन है, मान के चलिए, इसको थोड़ा हटा देते हैं, इस फिगर को फिर से बना रहे हैं। यह आपका एक थाली है, इसमें 5 प्रकार के भोजन रखे हुए हैं, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अगर इसमें से किसी एक भोजन को निकाल दिया जाए बाहर, उसको रिमूव कर दिया जाए, तो इसमें कमी होगी ना भोजनों की। तो इसमें कितने भोजन होंगे, 4 भोजन बचेंगे, पहले कितने थे, 5 थे, तो इसमें भोजन की कमी हुई ना। उसी प्रकार इसको भी समझना है कि धन आवेश क्या है आपका। धन आवेश किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। जैसे कि यह कोई पदार्थ है, यह कोई पदार्थ है, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिसके कारण हम इस पदार्थ को क्या कर सकते हैं, धनावेश कह सकते हैं। आइए एग्जाम्पल के जरिए इसको समझेंगे। उदाहरण में आप देख सकते हैं, उदाहरण में क्या लिखा गया है, समझने का प्रयास करिए। उदाहरण में लिखा गया है कि यदि एक कांच की छड़, क्या लिखा गया है, यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिस कारण कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है। क्लियर है, क्या हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है। आइए इसको चित्र के जरिए समझेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 चित्र है। क्या क्या चित्र है, यह आपका जो है, यह जो है आपका, यह आपका कांच का छड़ है, यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं, यह आपकी कांच की छड़ है। और ये आपका क्या है, ये आपका रेशम का कपड़ा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका रेशम का कपड़ा है। क्लियर है। जब इस रेशम के कपड़े द्वारा इस कांच की छड़ को रगड़ा जाता है तो इन दोनों में रगड़ने से क्या उत्पन्न होता है, जैसा कि आप सब पहले पढ़े हैं, घर्षण द्वारा क्या उत्पन्न होता है, घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न होता है। दोनों पदार्थों में आवेश उत्पन्न होगा, तो इसमें भी आवेश उत्पन्न हुआ, इसमें भी आवेश उत्पन्न हुआ। परंतु दोस्तों, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन, जो आपकी कांच की छड़ है, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। रिमूव होकर कहाँ जा रहे हैं, रेशम के कपड़े में जा रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है ना। तो जिस भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे ही हम लोग धनावेश कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग धनावेश कहते हैं। इसलिए यह धनावेश हो गया, और यह जो रेशम का कपड़ा है, यह आपका ऋणावेश हो गया। क्लियर है, समझ गए, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो ही चुका होगा। नहीं तो आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जो कि जनरल एग्जांपल है, आप उसको समझने का प्रयास करिएगा। एकदम जनरल एग्जांपल आपको देकर मैं समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे कि आप समझ जाइए दोस्तों, यह आप हैं, यह आप हैं, मतलब कि जो वीडियो देख रहा है यह वह है। और मानिए मैं यहाँ पे संरचना बना दे रहा हूँ, यह आप हैं, यह आप हैं, और यह आपका एक दोस्त है, यह आपका एक दोस्त है। इसको समझिए, आपका एक दोस्त है। क्लियर है। आप अपने दोस्त को क्या किए, आप अपने दोस्त को पैसा दिए। मान के चलिए आप अपने दोस्त को 1 रुपया दिए, 1 रुपया दिए, तो आप 1 रुपया दिए तो यह क्या हो गया, यह ऋणी हो गया ना। इस पे चार्ज क्या हो गया, यह कर्जे में चला गया, आपको 1 रुपया बाद में लौटाएगा ना, यह माइनस में हो गया, कर्जे में हो गया। और आप इसको दिए तो आप तो पॉजिटिव में है ना, चाहे जब इससे अपना 1 रुपया मांग सकते हैं, भाई हम तुमको अपना 1 रुपया दिए, हमारा 1 रुपया दो। तो आप क्या हो गया, आप पॉजिटिव में, आप प्लस में चल रहा है ना। तो बस सीधी सी बात है, वही चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, यह कांच की छड़ है। क्या है, कांच की छड़ है। यह इलेक्ट्रॉन दे रही है। जैसे कि यहाँ पर आप अपने दोस्त को 1 रुपया दे रहे थे, तो आप क्या हो जा रहे थे, आप पॉजिटिव हो जा रहे थे। तो यह जो है, यह भी इलेक्ट्रॉन दे रही है, कांच की छड़ रेशम के कपड़े को घर्षण द्वारा आवेश मतलब उत्पन्न हो रहा है, तो यह इलेक्ट्रॉन दे रहा है आपके रेशम के कपड़े में। तो यह क्या हो जा रहा है, यह भी तो पॉजिटिव हो जा रहा है अपनी तरफ से, यह भी तो किसी को ऋण दे रहा है, कर्जा दे रहा है, तो यह तो पॉजिटिव रहेगा ही। क्लियर है ना। धन आवेश तो आपको एकदम अच्छी प्रकार से क्लियर हो ही चुका होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं ऋण आवेश क्या आता है। एकदम आवेश, ऋण आवेश जस्ट एकदम धन आवेश का अपोजिट होता है, मतलब कि उल्टा होता है। इसके डिफिनेशन को पढ़िए, समझ में आपको खुद अपने आप आ जाएगा। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होते हैं उन्हें हम ऋण आवेश कहते हैं। बस वही पदार्थ हो गया, मतलब कि वही बात हो गई कि यह आप है, यह आपका दोस्त है, यह आपका दोस्त है। आप अपने दोस्त को 1 रुपया दे दिए, कितना रुपया दिए, 1 रुपया दे दिए, तो यह क्या हो गया, यह ऋणी हो गया, यह कर्जे में चला गया, तो इस पर माइनस चार्ज हो गया। बस यही बात यहाँ पर समझना है। क्या कर रहा है कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यह पदार्थ मान लीजिए आपका दोस्त पदार्थ है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, मतलब कि आप इसको 1 रुपया दे रहे हैं, इस पर अधिक हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। आइए दोस्तों, इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे उस एग्जांपल में देखे थे, उसमें हम कांच की छड़ लिए थे, इसमें हम क्या लेंगे, एक एबोनाइट की छड़ लेंगे। क्या लेंगे, एक एबोनाइट की छड़। और दोस्तों उसको हम लोग ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। तो क्या होता है, कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है।
जो कांच की छड़ होती है, कांच की छड़ यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एबोनाइट की छड़ हो गया, यहाँ पे आप इसको बना लीजिएगा। तो एबोनाइट की छड़ पर क्या होगा, यहाँ पे एबोनाइट ही होगा, क्लियर है ना। तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिस कारण कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है। कांच की छड़ नहीं, यहाँ पर फिर से होगा एबोनाइट की छड़ धन आवेशित हो जाती है। आइए इसको भी फिगर के जरिए समझेंगे और अच्छी प्रकार से क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट एकदम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो है, यह आपका एबोनाइट का छड़ है। क्या है, एबोनाइट का छड़ है। यह आपका क्या है, रेशम का कपड़ा है या बिल्ली की खाल है या ऊनी कपड़ा है, कुछ भी मान लीजिए। जब इन दोनों को रगड़ा जाता है, आपस में इन दोनों को रगड़ा जाता है, घर्षण कराया जाता है इन दोनों को, तो इन दोनों घर्षण कराने के उपरांत क्या होता है, ये दोनों आवेशित होते हैं। आवेशित होते हैं तो एक में धन आवेश, एक में ऋण आवेश उत्पन्न होता है। यह तो एकदम कंपलसरी है कि अगर किन्हीं दो पदार्थों या एक पदार्थ या एक पदार्थ, इन दोनों के बीच अगर आप घर्षण कराते हैं तो एक में पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा और एक में निगेटिव। कभी दोनों में बराबर आवेश उत्पन्न नहीं होता है। यह बात एकदम समझ के रखिएगा, एकदम दिमाग में अपने सेट कर लीजिए, क्लियर है ना। तो रगड़ा गया तो एक पे धन आवेश उत्पन्न हुआ, एक पे ऋण आवेश उत्पन्न हुआ, तो उसको समझना है ना आपको कि ऋण आवेश क्यों उत्पन्न हुआ। तो इस बार जो यह आपका ऊनी कपड़ा है, इस पर प्लस चार्ज उत्पन्न हुआ है। क्या हुआ है, प्लस चार्ज उत्पन्न हुआ है। तो यह प्लस चार्ज क्या किया, अगली बार की तरह जो कांच का छड़ था उसमें प्लस चार्ज उत्पन्न हुआ था, तो वह क्या कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन अपने में से रिमूव कर रहा था। तो इसमें इस बार इसमें रेशम के कपड़े में प्लस चार्ज उत्पन्न हुआ है, तो यह भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन जिसमें रिमूव करेगा, इलेक्ट्रॉन जिसमें डालेगा, इलेक्ट्रॉन जिसमें भेजेगा, वह तो ऋण आवेशित हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एबोनाइट की छड़ हो रही है, क्लियर है। तो यहाँ पे एबोनाइट की छड़ क्या होगी आपकी, एबोनाइट की छड़ आपकी ऋण आवेश हो गया और आपका रेशम का कपड़ा क्या हो गया, धनावेश हो गया, क्लियर है दोस्तों। तो है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और हर एक टॉपिक को समझेंगे। लोग समझेंगे आवेशों के बीच कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं। क्या क्या कंडीशन होते हैं आप यह जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो समझिए क्या होते हैं। अगर दोस्तों आवेश समान हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह भी प्लस आवेश है, यह भी प्लस आवेश है, तो यदि आवेश समान हो तो उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण, क्लियर है। जैसा कि आप देख सकते हैं एरो का चिन्ह इधर है, यह भी इधर ही कोई जाएगा, यह भी इधर कोई जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण हो रहा है। क्यों प्रतिकर्षण हो रहा है, क्योंकि यह भी धन आवेश है और यह भी धन आवेश है। जब समान आवेश होंगे तो हमेशा उनके बीच प्रतिकर्षण होगा और वो विपरीत दिशा में जाने लगेंगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं उसी प्रकार यहाँ पे भी समान आवेश है, यहाँ पे एक ऋण आवेश है, दूसरा भी ऋण आवेश ही है, जिस कारण यहाँ पे भी ये दोनों, इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। परंतु दोस्तों अगर वही चार्ज विपरीत हो तो उनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा, आकर्षण होगा। किस कंडीशन में आकर्षण होगा, जब दोनों आवेश विपरीत होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक धन आवेश है तो एक ऋण आवेश है, तो धन आवेश और ऋण आवेश के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। और जो क्यों आकर्षण होगा, क्योंकि यह विपरीत आवेश है। समान आवेश रहता है तो प्रतिकर्षण होता है, जैसे कि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण हुआ है, यह इधर चला गया है, यह इधर चला गया है। यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे माइनस था, यह भी इधर चला गया, यह भी इधर चला गया। परंतु दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, विपरीत आवेश है, इसलिए यहाँ पर आकर्षण हो रहा है। या प्लस माइनस हो, या यहाँ पर आप माइनस ले सकते हैं, यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि माइनस भी दूसरा आवेश है, प्लस भी दूसरा आवेश है। माइनस ऋण आवेश है, धन आवेश है, यह तो ऋण आवेश धन आवेश के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, क्योंकि वो विपरीत आवेश होते हैं। विपरीत आवेश तो है, समझ ही रहे हैं आप। तो है दोस्तों, अब अगले टर्म्स की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या हमारा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉमन पॉइंट्स थे, जितना भी अभी तक आपको पढ़ाया गया उसमें कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जो कि आपको समझना है, जो कि नॉलेज प्लस है, आपको समझना जरूर पड़ेगा। तो समझिए क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, मतलब कि जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, ये कोई पदार्थ इसमें कमी हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अर्थात इसका मतलब यही कि अर्थात इलेक्ट्रॉनों के निकल जाने के कारण पदार्थ धनावेशित हो जाता है। क्लियर है, जब कोई पदार्थ उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो वह धनावेशित होगा, और जिसमें जा रहा है वह क्या होगा आपका, वह आपका ऋणावेशित होगा। आप समझ चुके हैं, आपको कितनी अच्छी प्रकार से मैं समझाया हूँ, क्लियर है। और दोस्तों यह आपको समझना इसमें जरूरी है कि कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास होता है ना, वेट होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का भार होता है, द्रव्यमान होता है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान होता है, क्लियर है। तो धनावेशित पदार्थ का द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है। धनावेशित पदार्थ का द्रव्यमान कम क्यों होता है, धनावेश आप जान रहे हैं, यह कोई पदार्थ है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन था इस पदार्थ में,
तब तक तो इलेक्ट्रॉन का भार इसी पदार्थ में था। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, निकल रहा है बाहर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का भार मतलब उसका द्रव्यमान, इसका मॉस, वह भी तो बाहर जा रहा है। तो इस पदार्थ में इसका भार जो है कम हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो वही बात यहाँ पे समझाने के लिए लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉनों में द्रव्यमान होता है और धनावेशित पदार्थ मतलब धनावेश जो पदार्थ होते हैं उनका द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है। कुछ कम क्यों हो जाता है? क्योंकि उनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है। जब उनसे द्रव्यमान बाहर निकलेगा, कोई चीज़ 60 केजी का है तो उसमें से अगर हम 2 केजी बाहर निकालेंगे तो उसके द्रव्यमान में कमी होगी ना। तो उसी प्रकार धनावेश पदार्थ में से जब हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन का खुद का द्रव्यमान होता है, जिसका धनावेश पदार्थ का द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है। क्लियर है? और दोस्तों वही उसका जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण होता है। क्या होता है देख सकते हैं यहाँ पर, पुनः मैं समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण मतलब कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है। ये आपका पदार्थ है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश करने पर, यही कोई पदार्थ है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं, वही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऋणावेशित पदार्थ कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है। और दोस्तों ऋणावेश पदार्थ का द्रव्यमान कुछ बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? धनावेश का घट जाता है, ऋणावेश का बढ़ जाता है। क्यों? यह तो पहला वाला पॉइंट तो समझ में आया है ना। यह कोई पदार्थ था आपका, यह आपका कोई पदार्थ था, यह दूसरा पदार्थ है, और यह आपका ऋणावेश पदार्थ है। क्या है? यह निगेटिव है और यह पॉजिटिव है। यह आपका धनावेश है या ऋणावेश है? तो धनावेश क्यों हुआ? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग दिया। जब यह इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसका भार कम हो गया, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी इसमें से निकल गया, इसलिए यह कम हो गया। इसलिए यहाँ पे लिखा था यह कम हो गया इसका द्रव्यमान। परंतु यहाँ पे जो पदार्थ में जा रहा है, जिसमें जा रहा है, यह तो धनावेश है, जिसमें जा रहा है यह निगेटिव वाला आवेश जो है आपका ऋणावेश, इसमें तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान जोड़ा जाएगा ना। मतलब कि कोई चीज़ आपके पास 2 केजी का है, अगर आपको 2 केजी और दे दिया जाए तो आपका मतलब जो पदार्थ है उसका वजन तो बढ़ जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 4 केजी हो जाएगा। उसी प्रकार जो ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन उसमें गेन होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें आते हैं, जिस कारण ऋण आवेशित पदार्थ क्या हो जाता है, उसका द्रव्यमान कुछ बढ़ जाता है या बढ़ जाता है। समझ सकते हैं आप यहाँ से। और दोस्तों पदार्थ को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है। इन दोनों टॉपिकों से आप समझ चुके होंगे। कोई भी पदार्थ है, यह पदार्थ है, यह पदार्थ है, जब इन दोनों को आवेशित करेंगे तभी नहीं यह क्लियर होगा कौन सा ऋण आवेश है, कौन सा धन आवेश है। अगर यह क्लियर हो जाएगा तो किसी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, या तो इसमें से या तो इसमें से, किसी में से तो रिमूव होगा। तो जिसमें से रिमूव होगा उसमें उसका भार कम हो जाएगा, मतलब उस पदार्थ का भार कम हो जाएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसका भार बढ़ जाएगा। क्लियर है? वही कह रहा है कि अगर पदार्थों को आवेशित करते हैं, मतलब आवेशित करते हैं, तो द्रव्यमान परिवर्तित होता है, जैसा कि आप सब जाने हैं पहले और दूसरे टॉपिक में। तो दोस्तों वह है चालक तथा विद्युत रोधी। इसको भी समझ लीजिए क्योंकि आपका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आपके काफ़ी न्यूमेरिकल में भी आपका मदद करेगा। इसको जानना मतलब बहुत जरूरी है, जनरल पॉइंट है ना, ये आपको जानना जरूरी है। तो चालक क्या होता है सब समझते हैं। पहले चालक क्या होता है? जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देता है उन्हें चालक कहते हैं। जैसा कि आपके घर में तार होगा, वायर होगा ना, जिसके द्वारा आपका फैन चलता होगा, बल्ब जलता होगा, वो भी किसी चालक द्वारा कनेक्टेड है। उसी चालक को आप लोग तार कहते हैं अपने घर के भाषा में, वायर कहते हैं, वही हमारा चालक होता है। उनमें ऐसे विद्युत आवेश होते हैं जो पदार्थ के भीतर गति के लिए अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं। धातुएं, मानव तथा जंतु शरीर और पृथ्वी चालक हैं। मतलब कि जैसे धातुओं में जो होता है आपका चालक, वो लोहे का भी होता है, चांदी का भी होता है, वही सब आपके चालक होते हैं। अगर आप जो वायर होता है, तार होता है, अगर उसको आप काटेंगे तो उसमें धातु मिलेगी, मेटल मिलेगा। वह मेटल किसका होगा? लोहा का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है जो कि धातुएं होती हैं। क्लियर है? और मानव तथा जंतु शरीर और पृथ्वी चालक है। पृथ्वी भी आपका चालक की तरह कार्य करता है। किस प्रकार चालक की तरह कार्य करता है पृथ्वी आपका, यह भी आपको इसी चैप्टर में बताया जाएगा। आगे टॉपिक है उसमें आपको समझाया जाएगा एकदम अच्छी प्रकार से। क्लियर है ना? और दोस्तों कांच, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, लकड़ी जैसी अधिकांश धातुएं अपने से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत पर उच्च प्रतिरोध लगाती हैं। इन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। उच्च प्रतिरोध लगाती हैं मतलब कि कुछ ऐसे चालक होते हैं जैसे कि कांच हो गया, पोर्सिलेन हो गया, प्लास्टिक हो गया, नायलॉन हो गया, लकड़ी हो गया। यह कुछ ऐसे चालक होते हैं, मान चलिए लकड़ी है, यह भी आपका एक चालक है। पर यह कैसा चालक है? यह एक ऐसा चालक है, मतलब ये धातुओं से बना एक चालक है। यह एक ऐसा चालक है कि जिसमें प्रतिरोध इसमें क्या होता है? प्रतिरोध
मतलब विरोध करता है विद्युत धारा का, जिस कारण इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। क्लियर है ना? इसको हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं। इन पदार्थों को हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कभी लोग मतलब कि लकड़ी में इलेक्ट्रिक कभी फ्लो करता है, नहीं करता है। इसलिए कांच, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, लकड़ी, ये सब आपके विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। और चालक क्या होता है आपको समझ में आ ही चुका है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार कहाँ से PDF मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको प्रॉपर नोट्स आपको आपके इसी चैनल पे मिलेगा। किस प्रकार मिलेगा आपको बताया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल जितने भी स्टूडेंट अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम जैसा कि जानते हैं टेलीग्राम का लोगो है आपका। आप टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च का बटन ऐसे करके बना रहेगा, आप उसको टच करेंगे और वहाँ पे साफ साफ अक्षरों में सर्च करेंगे क्या, RACE और 2023। आप बस इतना लिखेंगे रेस 2023, आपको कुछ ऐसा लोगो देखने को मिलेगा। आप इस लोगों को टच करेंगे और चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको यह है कि आपको हर लेक्चर का नोट्स नहीं मिलेगा, आपको खुद से लिखना पड़ेगा। अगर आपकी इच्छा है, नहीं समझ सकते समझ लीजिए। आपको दोस्तों पूरा लेक्चर, जैसे कि लेक्चर नंबर 1 चला, आपको इसमें आज जितना भी पढ़ाया गया आप उसको कहीं नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। लेक्चर नंबर 2 चला, ऐसे ही करके जितना भी लेक्चर में आपका यह फर्स्ट चैप्टर समाप्त होगा। मुझे उम्मीद है 4 से 5 लेक्चर में आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों एक 1 शॉट वीडियो आएगा, जिसमें पूरा वह वीडियो 4 घंटे का हो सकता है, 2 घंटे का हो सकता है 1.5 घंटे का हो सकता है, 3 घंटे का हो। उसमें आपको पूरा शुरू से अंत तक जितने भी लेक्चर में आपको समझाया गया होगा सब शॉर्ट में, मतलब 1 शॉट वीडियो, मतलब शॉर्ट में आपको सब समझाते हुए, एकदम सबसे वाकिफ कराते हुए, सबसे परिचय कराते हुए उस वीडियो में आपको बताया जाएगा। और उसी वीडियो का लिंक और आपका PDF जो कि पूरे चैप्टर का होगा वह आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जितने भी स्टूडेंट चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू से प्रॉपर तरीके से एकदम अच्छी प्रकार से आपके इसी चैनल रेस 2023 पे कराई जा रही है। धन्यवाद दोस्तों।